तो हमने दोस्तों दार्शनिक दृष्टिकोण यानी फिलोसॉफिकल अप्रोच, इसे स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण या मंतव्य महत्वपूर्ण है इसमें। तो इसे स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण भी कहा जाता है और इसमें मंतव्य यानी एक जो विचारक है उसका मंतव्य क्या है, उसकी जो दिल की इच्छा क्या है, उस पर इसमें जोर दिया जाता है। तो प्रतिपादक लियो स्ट्रॉस हैं और उनकी जो पुस्तक का क्या नाम था, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी। अन्य समर्थक हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, बोयगलिन, जुवेनल। लियो स्ट्रॉस सेबाइन को राजनीतिक दर्शन का कट्टर प्रतिपक्षी और कैटलिन की कट्टर प्रत्यक्षवादी कहकर आलोचना करता है। लियो स्ट्रॉस सेबाइन को दार्शनिक राजनीतिक दर्शन का कट्टर प्रतिपक्षी तथा कैटलिन की कट्टर प्रत्यक्षवादी कहकर आलोचना करता है। स्ट्रॉस मूल्यों पर ज्यादा बल देता है। तो अब ये वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है कौन, लियो स्ट्रॉस। स्ट्रॉस प्रत्यक्षवाद और इतिहासवाद दोनों की खिलाफत करता है, वह राजनीतिक दर्शन का समर्थन करता है। तुमने देखा था कि ये जो स्ट्रॉस है, जब चूंकि ये मूल्यों पर वैल्यूज पर फोकस करेगा, तो प्रत्यक्षवाद का और इतिहासवाद का दोनों की ये खिलाफत करेगा। बेसिकली इसका मानना था कि जो प्रत्यक्षवाद है और इतिहासवाद है, इसने चीजों को बहुत ही दोयम दर्जे का बना दिया है। अमेरिकी दार्शनिक लियो स्ट्रॉस ने ग्रंथों की व्याख्या करने पर बल दिया है कि लेखक सामान्यतः लिखते समय अपने मंतव्य को छुपाते हैं क्योंकि वे अपने समय की रूढ़िवादिता का विरोध नहीं सहना चाहते हैं। तो हॉब्स ने जो चीजें सोची और जो चीजें लिखी, उनमें अंतर है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसी चीजें लिख देगा जो शासन सत्ता के खिलाफ है, तो शायद उसको देश निकाला दे दिया जाए या उसे मृत्युदंड ही दे दिया जाए। तो जब प्लेटो रचना करता है, तो वो एक स्कोप छोड़ देता है ब्लफ का, ब्लफ खेलता है कि ऐसी चीजें वो लिखता है कि उसका मंतव्य कुछ और है, लेकिन उसमें जब हम नीचे उतरेंगे अब उस थ्योरी के, तब पूरी चीजें समझ में आएंगी। बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ने पे चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्राचीन व मध्य युग के विचारकों के ग्रंथों का आकलन का अध्ययन लेखक के वास्तविक मंतव्य को पहचान कर करना चाहिए कि लेखक वास्तव में उसका मंतव्य क्या था। स्ट्रॉस यह मानता है कि दर्शन मुख्य रूप से परंपरागत और सनातन समस्याओं पर नए तरीके से सोचने का अभ्यास है और इसका सबसे अच्छा स्वरूप सुकरात की शैली में नजर आता है। सुकरात की शैली कैसी थी? डायलेक्टिक्स थी। स्ट्रॉस के अनुसार एक ग्रंथ का परीक्षण करते समय साहित्यिक विद्या प्लस शब्दावली प्लस मूल मंतव्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉस के अनुसार किसी लेखक का वास्तविक मत उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के सबसे बड़े वाक्यांश में निहित हो, यह आवश्यक नहीं है। तो स्ट्रॉस का मानना था कि किसी लेखक का वास्तविक मत उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के सबसे बड़े वाक्यांश में निहित हो, यह आवश्यक नहीं। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें भाषा का महत्व अब बढ़ जाता है। जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है, पोस्ट मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है, उसमें भाषा अलंकार पर ज्यादा महत्व फोकस दिया जाता है। प्रमुख विचारक हैं फ्रेडरिक नित्शे। नित्शे का मानना है कि दर्शन का निर्माण भाषा के माध्यम से होता है। दर्शन का निर्माण भाषा के माध्यम से होता है। भाषा व चेतना का विकास साथ साथ हुआ है। नित्शे के इस विचार ने उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणाओं जैसे विखंडनवाद, शास्त्रीय मीमांसा यानी हर्मेनेटिक्स और वंशावली यानी जीनियोलॉजी को प्रभावित किया है। विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन, इसका उपयोग डेरिडा करता है कि हर चीज को, हर ज्ञान को टुकड़ों में पहले बांटो और फिर उसका एक एक पार्ट का अध्ययन करो, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। तो हर्मेनेटिक्स या शास्त्रीय मीमांसा ये क्या होती है? तो इसका विकास हाइडेगर ने किया था और इसके प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज गेडेमर थे। फिर जीनियोलॉजी, इसका जो वंशावलिक जो दृष्टिकोण है, इसको मिशेल फूको ने डेवलप किया था। तो ये समाज के विशिष्ट आचरण के साथ साथ दमित स्रोतों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज के विशिष्ट आचरण के साथ साथ दमित स्रोतों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। विखंडनवाद यानी फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें जैक्स डेरिडा ने इसका प्रयोग किया है कि पाठ्य के बाहर कुछ नहीं है। और इसमें जो डेरिडा है वो बोलता है कि एनी अंडरस्टैंडिंग कैन बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए हमें चीजों को खंड खंड करके, विखंडन करके चीजों को देखना चाहिए। उत्तर संरचनावाद उत्तर आधुनिकतावाद के साथ उभरा है। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ही उभरा है। इन दोनों शब्दों का कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाना है। उत्तर संरचनावाद इस बात पर जोर देता है कि सभी विचारों और अवधारणाओं को भाषा में व्यक्त किया जाता है, जो स्वयं सत्ता के जटिल संबंधों में उलझा हुआ है। विशेष रूप से फ्रांसीसी दार्शनिक और कट्टरपंथी बौद्धिक यानी रेडिकल इंटेलेक्चुअल मिशेल फूको के लेखन से
प्रभावित उत्तर संरचनावादियों ने प्रवचन या शक्ति के प्रवचन यानी डिस्कोर्स ऑफ पावर के विचार का प्रयोग करते हुए शक्ति व विचार प्रणालियों के बीच की कड़ी की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य है ज्ञान ही शक्ति है, यानी नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो फूको बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है और ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट देता है कि डिस्कोर्स तो अगर किसी झूठ को बार बार कहा जाए तो वो आगे चल के सत्य बन जाएगा। जो हिटलर के जो समर्थक थे या हिटलर के जो थ्योरी बनाने वाले थे, हिटलर की विचारधारा को मानने वाले थे, वो एक ही झूठ को बार बार कहते थे, जिससे कि जो एक ही जो अगर झूठ को बार बार कहा जाएगा तो सत्य बन जाएगा। तो इस तरह डिस्कोर्स है और ये कहता है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास पावर है और आज के सूचना तंत्र में तो ज्ञान या नॉलेज कितनी बड़ी शक्ति उभर कर आई है। फिर उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद पूर्ण और सार्वभौमिक सत्य यानी मूलभूतवाद के विचार को अस्वीकार करते हैं। उत्तर संरचनावादियों का तर्क है कि विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से विशेष अवधारणाओं, सिद्धांतों और व्याख्याओं में छिपे अर्थों को उजागर करना संभव है। उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसे व्याख्यावाद या इम्पेरेटिज्म या विरोधी आधारवाद एंटी फाउंडेशनिज्म भी कहा जाता है, या प्रत्यक्षवाद और निरपेक्ष सत्य की अवधारणा की आलोचना करता है। तो ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये प्रत्यक्षवाद के एवं निरपेक्ष सत्य की अवधारणा की आलोचना करता है कि इसे प्रत्यक्षवाद में क्या कहा जाता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं केवल वही सत्य होती हैं, और इसमें निरपेक्ष सत्य यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाती है। जबकि ये कहता है कि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है कि जो कोई भी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं होता है। ट्रुथ बेसिकली रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। तो अफगानिस्तानियों के लिए शक्ति की परिभाषा या अफगानिस्तानियों के लिए शांति की जो परिभाषा है वो दूसरी हो सकती है और अमेरिका के लिए शांति की परिभाषा कुछ दूसरी हो सकती है। तो वही बात है कि जो सत्य है वो निरपेक्ष नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। सत्य हमेशा रिलेटिव होता है। आपके लिए कोई व्यक्ति वॉरियर हो सकता है और मेरे लिए वही व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है। तो सत्य तो वैरी करता है एज पर योर पर्सपेक्टिव। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो इसमें क्रिटिकल अप्रोचेज आती हैं। तो इसमें जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उसमें नारीवादी जो विचारधारा है वो भी क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आती है, क्रिटिकल अप्रोच के अंतर्गत आती है। फिर नव मार्क्सवाद, इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल को हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। उत्तर संरचनावाद, रचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, परिस्थितिवाद आदि उपागम आधुनिक राजनीति विश्लेषण के प्रमुख उपागम है। ये मुख्य धारा के दृष्टिकोणों यानी उदारवाद, रूढ़िवाद और समाजवाद की आलोचना करते हैं तथा अन्य हास्याकृत व उत्पीड़ित समूह की आवाजों को बुलंद करते हैं। उदाहरण के लिए नारीवाद ने लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटी की व्यवस्थित और व्यापक संरचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो राजनीतिक को उसके सभी रूपों और हर स्तर पर चित्रित करती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के नव मार्क्सवाद के ने फ्रायड और मैक्स वेबर से प्रभावित हो सभी सामाजिक कुप्रथाओं व शोषण के लिए आलोचना की धारणा का विस्तार किया। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो नव मार्क्सवादी हैं, जिसमें हमने देखा था कि नव मार्क्सवादी कौन थे, जो हैबरमास था, हैबरमास जैसे थिंकर, ये नव मार्क्सवादी थिंकर्स उभर कर आते हैं। ने फ्रायड और मैक्स वेबर से प्रभावित हो सभी सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं व शोषण है की आलोचना की धारणा का विस्तार किया। हरित राजनीति यानी ग्रीन पॉलिटिक्स या परिस्थितिवाद ने स्थापित राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के मानव केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड या एंथ्रोपोसेंट्रिक जो अप्रोच है उसको चुनौती दी है और राजनीतिक व सामाजिक समझ के लिए समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रकृति है या जो पशु पक्षी हैं ये हमारे दास हैं या हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करनी चाहिए जहाँ पर हमें ये मानना चाहिए कि ये भी जो प्रकृति है वो प्रकृति है, उनमें पशु पक्षियों और जो चीजें हैं उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना कि मानवों का है। फिर उत्तर उपनिवेशवाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म औपनिवेशिक शासन के सांस्कृतिक आयाम पर जोर देता है कि अब जो शासन है, भले ही जो फिजिकल शासन था जो कि अंग्रेज यहाँ पर वास्तविक रूप से शासन करते थे वो तो चला गया है, लेकिन अभी वो अपनी संस्कृति को छोड़ गए हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ गए हैं। तो यहाँ का हर जो व्यक्ति है, हर भारतीय है, वो गोरा बनना चाहता है। गोरा इन द सेंस कि वो उन लोगों व उन पद्धतियों को अपनाना चाहता है जो अंग्रेज यहाँ पर करके गए हैं। तो वो अंग्रेजी जो बोलना एक गर्व की बात मानता है। वो अंग्रेजी को या अंग्रेजी रहन-सहन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, पाश्चात्य सभ्यता को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये अब सांस्कृतिक प्रभाव है और अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे जो देश हैं, अब ये जो
डायरेक्ट कोलोनिज्म था, उसकी जगह अब सांस्कृतिक कोलोनिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। यह बताता है कि लगभग पूरी विकासशील दुनिया में औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि के बावजूद तृतीय विश्व पर पश्चिमी संस्कृति और राजनीतिक आधिपत्य यानी पॉलिटिकल हेजेमनी को कैसे संरक्षित किया गया है। तो जब हम लोग फ्रेंच फेनन पढ़ते हैं तो हमने देखा था किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से जो यूरोप है या अमेरिका है वो हम पर राज कर रहा है, हमें अपनी संस्कृति को मतलब निम्नतर मानने के लिए प्रेरित कर रहा है और वहाँ की संस्कृति को उच्चतर दिखाने की कोशिश करता है। फिर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा तो परंपरागत रूप से और आधुनिक रूप से इसमें देख लेते हैं। तो राज्य का अध्ययन, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो राज्य के अध्ययन से संबंधित थिंकर हैं वो है गार्नर, गेटल और ब्लांसली। आधुनिक में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया था। फिर जो परंपरागत राजनीति है इसमें सरकार का अध्ययन किया गया है, तो उसमें सीले और लिकॉक के जो अध्ययन है उसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसमें शक्ति का अध्ययन किया गया है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में, इसमें चार्ल्स मेरियम, लासवेल और कैटलिन जैसे थिंकर महत्वपूर्ण है। फिर इसमें राज्य व सरकार का अध्ययन किया गया है, तो इसमें राज्य व सरकार के अध्ययन में गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट आते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवस्था यानी सिस्टम का या पॉलिटिकल सिस्टम का इसमें अध्ययन किया गया है, तो इसमें डेविड स्टर्न, अल्मंड पावल है। फिर राज्य, सरकार व व्यक्ति का अध्ययन लास्की व हार्मन हेलर जैसे थिंकरों ने किया। इसमें निर्णय निर्माण का अध्ययन किया गया है, निर्णय निर्माण, और ये हार्वर्ट साइमन जैसे थिंकर्स इसका इस अध्ययन का उपयोग करते हैं। इस पे नीति का, पॉलिसी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें लासबेल है। तो ये राजनीति विज्ञान मूलतः एक नीति विज्ञान है, ऐसा उनका मानना है। राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है ये बेसिकली एक पॉलिसी साइंस से और ज्यादा कुछ नहीं। राजनीति को परिभाषित करने वाले दृष्टिकोण, तो राजनीति की परिभाषाएं, तो राजनीति एक क्षेत्र के रूप में और राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में। राजनीति को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीति एक क्षेत्र के रूप में, एक एरिया के रूप में राजनीति क्या है, और एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में राजनीति क्या है। तो एक क्षेत्र के रूप में राजनीति का अर्थ सरकारी या सार्वजनिक मामलों की कला से लगाया जा सकता है, और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में इसका अर्थ समझौता व आम सहमति, शक्ति और संसाधनों के वितरण से लगाया जा सकता है। फिर राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, तो इसमें अगर राजनीति को एक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो सकता है, तार्किक चयन सिद्धांत आ सकता है, संस्थावाद आ सकता है। पर अगर एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो इसमें नारीवादी दृष्टिकोण आएगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण आएगा और उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण आ सकता है। फिर सरकार की कला के रूप में राजनीति, पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि कला है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस बट एन आर्ट। चांसलर बिस्मार्क ऐसा बोलते हैं कि जो राजनीति है वो विज्ञान नहीं है बल्कि एक कला। बिस्मार्क के मन में सरकार की कला थी, सामूहिक निर्णय लेने व लागू करने के माध्यम से समाज के भीतर नियंत्रण की कला सरकार द्वारा की जाती है। तो सार्वजनिक मामलों के रूप में राजनीति, तो पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर, तो अरस्तु के समय से चली आ रही परंपरा में राजनीति को इसके सार्वजनिक चरित्र के कारण एक महान एवं प्रबुद्ध गतिविधि के रूप में देखा गया। इस स्थिति का हन्ना अरेंट ने दृढ़ता से अपनी पुस्तक ह्यूमन कंडीशन, जो कि 1958 में लिखी गई, में वर्णन किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति मानव गतिविधि यानी ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन कंडीशन की सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीति है ये मानव गतिविधि यानी एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हमने देखा था कि हन्ना अरेंट जो वर्क है या जो हमारी जो हम काम करते हैं उसको 3 भागों में बांटती है। एक तो वर्क है, एक तो सबसे पहले वो क्या कहती है, एक तो लेबर होता है, तो जो हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो काम करते हैं या बेसिकली जो हम लोग अपना पेट भरने के लिए जो काम करते हैं वो लेबर होता है। वर्क में वो क्या कहती है कि जब हम कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, जब हम कलाओं का निर्माण करते हैं, जब हम लोग कोई रचनात्मक कार्य करते हैं तो वो वर्क है। लेकिन एक्शन को वो सबसे महत्वपूर्ण मानती है, इसे वो ह्यूमन कंडीशन कहती है। तो एक्शन कब होता है, जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, तो यही बात है कि ये जो उन्होंने तर्क दिया है कि राजनीति मानव गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र एवं समान नागरिकों के बीच बातचीत शामिल है। वही पॉलिटिकल स्फीयर में हम लोग आके डिस्कशन करते हैं और चीजों को मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपनी जो मांगे हैं सामने रखते हैं। हन्ना अरेंट तो जर्मन राजनीतिक सिद्धांतकार व दार्शनिक। हन्ना अरेंट का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। बेसिकली ये जर्मन यहूदी थी और बाद में जब हिटलर का प्रकोप बढ़ा तो उसे यूएसए जाना पड़ा। वर्ष 1933 में नाजीवाद से बचने के लिए जर्मनी से भाग गई। अपना प्रमुख लेखन कार्य इन्होंने यूएसए में किया। हाइडेगर और कार्ल
जस्पर के अस्तित्ववाद से प्रभावित हुई, एग्जिस्टेंशलिज्म से प्रभावित हुई, उसे बाधाओं के बिना सोच यानी थिंकिंग विदाउट बैरियर के रूप में वर्णित किया है। तो जो हन्ना अरेंट है वो कहती हैं कि जो मेरी थिंकिंग है वो थिंकिंग विदाउट बैरियर्स है, यानी कि अगर हन्ना अरेंट को समझना किसी लेखक के लिए मुश्किल है तो वो इसका प्रयास भी नहीं करती हैं कि जो कोई भी ऑथर है, जो कोई भी पाठक है वो उनकी रचनाओं को समझे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि मैं थिंकिंग कर रही हूँ, विदाउट बैरियर्स कर रही हूँ, और जो मैं लिख भी रही हूँ, मैं अपने लिए लिख रही हूँ, मैं किसी और को पढ़ने या जानने, किसी को समझाने के लिए नहीं लिख रही हूँ। इसलिए अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ना समझ में आए। द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये 1951 में उनकी पुस्तक आती है, उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। उसमें उन्होंने जर्मनी के नाजीवाद व रूस के स्टालिनवाद को समानांतर बताया है। हन्ना अरेंट की प्रमुख पुस्तकों में द ह्यूमन कंडीशन, जो कि 1958 में आती है, ऑन रिवोल्यूशन 1963 में आती है, जिसमें इन्होंने फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांति की तुलनात्मक अध्ययन किया है, और ये अमेरिकन क्रांति का समर्थन करती हैं, जबकि फ्रांसीसी क्रांति को ये निकृष्ट बताती हैं। एच मैन इन जेरूसलम, ये 1963 में बुक आती है। एच मैन इन जेरूसलम में हन्ना अरेंट ने एच मैन को एक पागल विचारक कहने की बजाय उसे एक नाजी कार्यकर्ता के रूप में चित्रित करते हुए उसे बुराई की तुच्छता यानी बेनिलिटी ऑफ इविल कहा, जिसने एक विशेष विवाद को प्रेरित किया। बेसिकली जो इक मैन था, ये जो हिटलर था उसके अंतर्गत एक कमांडर था, या मतलब ऐसी पोस्ट में था जहां पर जो हिटलर जो उसको काम दिया करता था वो बिना सोचे समझे कर दिया करता था। तो फॉर एग्जांपल अगर हिटलर ने कहा कि आप जाके लोगों का कत्ल करिए या लोगों को मारिए, तो ये कर दिया करता था। तो जब हिटलर की मृत्यु हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इस पर केस लगाया गया। इससे पहले तो पकड़ा गया, इसको पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल था, तो किसी तरह ये पकड़ में आया तो इस पर केस चला। तो अभी तक जो हन्ना अरेंट थी वो इसके खिलाफ थी। मतलब जो जर्मन जिस प्रकार से हिटलर के अंतर्गत, हिटलर के शासनकाल में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ यहूदियों पर, तो उसका ये कड़ी आलोचना करती है, और उसके जो शासनकाल है उसको भी बहुत ज्यादा आलोचना करती है। लेकिन जब इसका केस चल रहा था उसी समय जो हन्ना अरेंट है वो अपने विचार बदल देती है और कहती है कि जो ये इचमैन था ये कोई गलत व्यक्ति नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो स्वतंत्र थिंकिंग है उसको भूल चुका था। ये अपनी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है कि हमें क्या करना चाहिए, ये उस चीज को भूल चुका था, और ये अपना जो मास्टर है यानी हिटलर है, केवल उसकी जो बातें हैं उसको फॉलो कर रहा था एक मशीन की तरह। ये अपनी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है कि भले ही हमारा कोई सुपीरियर हमें आदेश देता है कोई गलत काम करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर भी तो अंतरात्मा होती है कि हम कोई गलत काम ना करें, भले वो हम पर दबाव डालता है। लेकिन हन्ना अरेंट कहती है कि जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्र जो विचारधारा है या स्वतंत्र जो उसकी थिंकिंग है उसको खो बैठता है तो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तो इसमें एक मैन का कोई दोष नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का दोष है जिसने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। रूसो ने तर्क दिया है कि राजनीतिक जीवन में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष व निरंतर भागीदारी के माध्यम से ही राज्य को आम भलाई के लिए बाध्य किया जा सकता है, जिसे वह समान इच्छा कहता है। जैसमिल के विचार में सार्वजनिक मामलों में शामिल होने से व्यक्ति के व्यक्तिगत, नैतिक व बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता है। समझौता और सहमति के रूप में राजनीति, तो पॉलिटिक्स एज कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस। राजनीति को संघर्ष को हल करने के एक विशेष साधन के रूप में देखा जाता है, अर्थात बल और नग्न शक्ति के बजाय समझौता, सुलह, बातचीत द्वारा समाधान अच्छा होता है। इस विचार के प्रमुख प्रतिपादकों में एक बर्नार्ड क्रीक हैं। उन्होंने अपनी क्लासिकल अध्ययन जो बुक है इन द डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति की परिभाषा दी है। द डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति की परिभाषा दी है कि राजनीति वह गतिविधि है जिसके माध्यम से शासन की एक इकाई के भीतर अलग अलग हितों के कल्याण व पूरे समुदाय के अस्तित्व के लिए उन्हें इसके महत्व के अनुपात में सत्ता में साझेदारी देकर सुलझाया जाता है। राजनीति वह गतिविधि है जिसके माध्यम से शासन की एक इकाई के भीतर अलग अलग हितों के कल्याण, शासन की एक इकाई है, फॉर एग्जाम्पल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो इसमें इसके भीतर अलग अलग हितों के कल्याण, फॉर एग्जाम्पल एसटी, एससी, ओबीसी जो महिलाएं हैं उनके कल्याण के लिए और पूरे समुदाय के अस्तित्व के लिए, जो पूरा समुदाय है एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं का जो समुदाय है उसके अस्तित्व के लिए उन्हें उनके महत्व के अनुपात में फॉर एग्जाम्पल जो
महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार ये भी प्रोविजन है पंचायती राज में कि अगर जो एसटी एससी हैं उन्हें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, तो उन्हें उनके महत्व के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी देकर जो मैटर है उसको सुलझाया जाता है। तो यही है, इसको इसे समझ सकते हैं। शक्ति के रूप में राजनीति, पॉलिटिक्स एज पावर। राजनीति को एक विशेष क्षेत्र, सरकार, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करने की बजाय यह दृष्टिकोण राजनीति को सभी सामाजिक गतिविधियों और मानव अस्तित्व के हर कोने में काम करता हुआ देखता है। एड्रियन लेफ्टविच ने अपनी कृति द एक्टिविटी एंड इट्स स्टडी 2004 में आती है में घोषित किया, राजनीति क्या है? राजनीति सभी सामूहिक सामाजिक गतिविधियों, औपचारिक और अनौपचारिक, सार्वजनिक और निजी, सभी मानव समूहों, संस्थाओं और समाजों के केंद्र में है। अपने व्यापक रूप में राजनीति सामाजिक अस्तित्व के दौरान संसाधनों के उत्पादन, वितरण व उपयोग से संबंधित। राजनीति सामाजिक अस्तित्व के दौरान संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित है। संक्षेप में यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता रूपी शक्ति क्या है? राजनीति। हेराल्ड लासवेल, इनकी बुक का नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में आती है। शक्ति के रूप में राजनीति को देखने के समर्थकों में नारीवादी व मार्क्सवादी शामिल हैं। आधुनिक नारीवादियों ने केवल उस क्षेत्र का विस्तार करने की मांग की है जिसमें राजनीति को घटित होते देखा जा सकता है। यह एक ऐसी धारणा है जो उग्रवादी नारीवाद नारे यानी व्यक्तिगत ही राजनीति है, यानी पर्सनल इज पॉलिटिकल के माध्यम से व्यक्त की गई है। राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में देखने की भी प्रवृत्ति दिखाई है, विशेष रूप से दूसरों के ऊपर शक्ति के प्रयोग यानी पावर ओवर से ये संबंधित है। फिर इस विचार को कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि 1969 में बुक आती है, में राजनीति को सत्ता संचालित संबंधों, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह दूसरे को नियंत्रित करता है। व्यक्तियों का एक समूह यानी पुरुष महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो 50% ऑफ पॉपुलेशन जो कि फीमेल की है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। तो पावर स्ट्रक्चर रिलेशन होती है। और जो पॉलिटिक्स है ये सेक्स आधारित होती है, लिंग आधारित होती है। जेंडर पॉलिटिक्स की ये बात बेसिकली करते हैं। तो ये जेंडर और सेक्स को अलग अलग चीजें मानती हैं। जेंडर और सेक्स को अलग अलग चीजें मानती हैं। जब हम लोग फेमिनिज्म को पढ़ेंगे तो इसके अंतर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज है। कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये बायोलॉजिकल है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन फीमेल जो कि जो फीमेल सेक्स है उसको लेकर अब आप स्टीरियोटाइप स्टार्ट कर दीजिए और समाज में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दीजिए उसके लिंग को लेके, तो यहाँ पर फिर ये जेंडर आ जाएगा। और सेक्स तक तो ठीक है, बायोलॉजिकल है, चीजें नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेक्स के आधार पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये महिला है ये पुरुष है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उस सेक्स को आधार बनाकर आप स्टीरियोटाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं या महिलाओं को कमतर मानना स्टार्ट कर देते हैं, एक प्रकार का डिस्कोर्स क्रिएट करना तैयार कर देते हैं कि महिलाएं तो ऐसी होती हैं, ये चूल्हे चौके के लिए ही बनी हैं, ये पुरुषों से दबने के लिए ही बनी हैं। तो यहाँ पर फिर ये जेंडर ये हो जाता है और उसके नाम पर फिर जो शोषण है वो स्टार्ट होता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में राजनीतिक को दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में वर्णित किया। दूसरे का दमन करने के लिए यानी कि सर्वहारा का दमन करने के लिए पूंजीपतियों की संगठित शक्ति के रूप में परिभाषित किया। मार्क्स के लिए राजनीति कानून व संस्कृति के साथ एक संरचना का हिस्सा है जो आर्थिक आधार से अलग है, जो सामाजिक जीवन की वास्तविक नींव है। फिर लेनिन ने कहा है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का सबसे केंद्रित रूप है। तो पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स इज कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक्स, यानी कि राजनीति अर्थशास्त्र का सबसे केंद्रित रूप है। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक राजनीतिक है, यानी कि जो इकोनॉमिकल है वही पॉलिटिकल है। तो जो मार्क्स है वो क्या कहता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर है और ऑल अदर स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो और अदर स्ट्रक्चर या जो सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट है, राज्य है, स्कूल्स हैं, चर्च हैं, ये सब सुपर स्ट्रक्चर यानी कि किस पर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड है।
तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वही पॉलिटिक्स को निर्धारित करती है, ये ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, तो इतिहास के रूप में सेवाइन ने इसको परिभाषित किया है। उनकी बुक का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में आती है। दर्शन के रूप में तो इसे लियो स्ट्रॉस अपनी पुस्तक व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी में बताते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स बताते हैं। हन्ना अरेंट, जुवेनल और बॉयगलिन भी बताती हैं दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को। विज्ञान के रूप में तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है, इसके समर्थक कौन-कौन से हैं? तो जो क्लासिकल समर्थक हैं वो हैं अरस्तू हैं, बोंदा हैं, हॉब्स हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, बिलोबी हैं और गार्नर हैं। आधुनिक या व्यवहारवादी समर्थक तो आर्थर बेंटले हैं, चार्ल्स मेरियम हैं, कैटलिन हैं, डेविड स्टन हैं और रॉबर्ट टायर। ये राजनीति जो है ये विज्ञान नहीं है, तो इसके चार्ल्स बियर्ड हैं, जेम्स मिल हैं, बकल हैं, मैटलैंड हैं, एडमंड बर्क हैं। तो मैटलैंड का बेसिकली एक कथन भी है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से युक्त प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहाँ से साइंस है। मुझे प्रश्नों से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके शीर्षक से दिक्कत है कि ये कहाँ से साइंस हो गई। एक कला के रूप में तो बकल और ब्लांसली और गेटल इसको एक कला के रूप में देखते हैं। कैटलिन राजनीति सिद्धांत को कला, दर्शन व विज्ञान तीनों रूप में स्वीकृति देता है। तो कैटलिन इसे कला भी मानता है, इसे दर्शन भी मानता है, उसे विज्ञान भी मानता है। उसकी जो पुस्तकें हैं उसको याद रखिएगा। पहली है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1908 में आती है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये आर्थर बेंटले की पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। फिर द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये 1925 में आती है, चार्ल्स मेरियम की है। द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में आती है, डेविड स्टन की है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में बुक आती है, रॉबर्ट डहल की है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ थ्योराइजेशन। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को सिद्धांत, सिद्धांत निर्माण, सिद्धांतीकरण आदि नामों से पुकारा जाता है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो पहले किसी वस्तु, घटना, विचार या प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें फैक्ट ढूंढे जाते हैं और उन फैक्टों से फिर अवधारणा बनती है। फिर उस अवधारणा में अपन क्या करते हैं? उसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम कुछ जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करते हैं और अंत में हम थ्योरी को प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास कोई वस्तु होती है, कोई घटना होती है, कोई विचार होता है, उस पे हम फैक्ट डालते हैं, फिर उसमें हम एक अवधारणा का निर्माण करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं और इस प्रकार से थ्योरी बन जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल उदारीकरण की कोई उदारवाद फॉर एग्जाम्पल है, अगर सिद्धांत निर्माण को देखा जाए तो उदारवाद में कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कम हुआ, नाइट वॉचमैन स्टेट बना और जो मिनिमल स्टेट की अवधारणा, मिनिमल स्टेट की जो बातें आई, तो ये एक विचार हुआ, एक प्रक्रिया हुई, लेसा फेयर की पॉलिसी आई। तो ये कुछ घटनाएं थी, कुछ विचार थे, कुछ प्रक्रिया थी। इसमें हम बहुत सारे फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या देखते हैं कि जैसे ही इन सब चीज़ों का ये घटनाएं, ये विचार, ये प्रक्रियाएं आई तो हमने देखा कि इकोनॉमी बूम की, जो ब्रिटेन है या यूरोप है, ये एक आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़े। तो हमने तथ्यों को इकट्ठा किया, फिर हमने लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट बनाए, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया कि अब जो लिबर्टी है वो निगेटिव भी होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर उसका एक जनरलाइजेशन कर दिया कि अगर उदारवाद एज थ्योरी है तो उसमें कुछ चीजें तो रहेंगी, तो उसमें व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको महत्ता दी जाएगी, व्यक्ति की जो रीजन है उस पर फोकस किया जाएगा और एक स्वतंत्रता की बात की ही जाएगी, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी आ जाएगी। तो ये बातें हम सामान्यीकरण कर देते हैं, उस प्रकार से उदारवाद का एक थ्योरी बन जाती है। तो वस्तु, घटना, विचार या प्रक्रिया सिद्धांत निर्माण का आरंभिक बिंदु है। किसी वस्तु, घटना या विचार, प्रक्रिया, व्यक्ति या व्यक्ति समूह की गतिविधि का अवलोकन होता है। फिर फैक्ट आते हैं, तो प्रेक्षण के आधार पर उस वस्तु या घटना के प्रेक्षिक भाग को तथ्य, फैक्ट कहा जाता है। अवधारणा, तो वस्तु या व्यक्ति या गतिविधि में विशेष रूप से देखे गए गुणों या संबंधों के समूह को अवधारणा, कॉन्सेप्ट, प्रत्यय, धारणा, संबोध, संप्रत्यय आदि कहते हैं। अवधारणा को निश्चित शब्दों, पदों या नामों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अवधारणाएं बनाने या अवधारणीकरण यानी कंसेप्चुअलाइजेशन करने के कुछ नियम होते हैं। गुणों से युक्त वस्तुओं, तथ्यों या घटनाओं को उस अवधारणा के अंतर्गत रख दिया जाता है। गुणों व विशेषताओं के आधार पर ही कुछ समूहों को राजनीतिक दल कहा जाता है। अवधारणा शब्दों के द्वारा गुण समूहीकरण का नाम है। फिर इसमें वर्गीकरण आता है। समानताओं और असमानताओं के आधार पर अवधारणाओं का व्यापक
अवधारणाओं के अंतर्गत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कतिपय अवधारणाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को उदार अथवा अन्य व्यक्तियों को हिंसा या द्रोह कहा जाता है। सामान्यीकरण जनरलाइजेशन तो सिद्धांत निर्माण का अगला चरण सामान्यीकरण, समरूपता, समानता, निष्कर्षीकरण होता है। सामान्यीकरण का साधारण अर्थ है वस्तुओं, घटनाओं आदि के मध्य कुछ समानताओं या सामान्य विशेषताओं या संबंधों का निर्णय करना। सामान्यीकरण आगमनात्मक या निष्कर्षता यानी ये कंक्लूसिव होते हैं। सिद्धांत यानी थ्योरी, अंतिम चरण स्वयं सिद्धांत का निर्माण होता है। सिद्धांत निर्माण में समान प्रकृति या परस्पर सहायक सामान्यीकरणों से तालमेल बिठाना जाता है। सिद्धांत सामान्यीकरणों का एक सेट समुच्चय होता है। सिद्धांत निर्माण का विरोध, दुर्भाग्य से राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण व विकास का विरोध भी अनेक विचारकों ने किया। एडमंड बर्क व डनिंग सिद्धांत निर्माण व उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति को राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम के लिए घातक मानते हैं। एडमंड बर्क के सम्मुख सिद्धांत का निर्देशात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव स्वरूप डनिंग के सामने उसका अयथार्थवादी रूप था। उनके अनुसार सिद्धांत अनिश्चित, अविश्वसनीय होने के कारण किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं बताते, वो प्रायः एक पक्षी होते हैं। तो अगर उदारवाद को देखा जाए तो एक पक्षी होगा, ये उदारवादियों की बातों को आगे बढ़ाने का काम करेगा और ये यही मानेगा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है या जो लेस फेयर स्टेट है, मिनिमल स्टेट है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ तक कि जो फ्रांसिस फुकुयामा है वो तो उदारवाद की विजय का ही घोषणा कर देते हैं 1991 में, जब कोल्ड वार का एंड होता है और यूएसएसआर का पतन होता है। तो ये इसमें क्या होता है, किसी भी है ना, किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं बताते, ये प्राय एक पक्षी होते हैं। फिर उग्र तथ्यवादियों यानी हाइपर फैक्चुअलिस्ट ने सिद्धांत निर्माण की असंभवता पर जोर दिया। उनके अनुसार सिद्धांत तथ्यों को तोड़ मरोड़ देता है और उनकी वास्तविकता पर पर्दा डाल देता है। किंतु आधुनिक युग में अर्थात व्यवहारवादी क्रांति के उत्तरार्ध में कोई राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। तो बाद में यानी कि जो व्यवहारवादी क्रांति के उत्तरार्ध में, मतलब व्यवहारवादी क्रांति के बाद में ऐसा कोई भी राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं है जो सिद्धांत निर्माण का विरोध करता है। राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता आप देख लेते हैं तो ऐतिहासिक क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांतों का यह दोषारोपण दिया जाता है कि यह क्रांतियों करवाकर बनी हुई व्यवस्था को नष्ट करने का काम करता है। तो आरजी गेटेल, इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये 1949 में पुस्तक आती है। राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक परिणाम की दृष्टि से बंजर होते हैं, वही यथार्थ राजनीति के लिए विनाशकारी होते हैं। तो वही है, ये क्रांतियां करवा के बनी हुई व्यवस्था को नष्ट करने का काम करते हैं। लेस्ली स्टीफन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन सामान्यतः किसी नई क्रांति की संतान या आने वाली क्रांति का पूर्व संकेत होता। जैसा रूसो ने समता, समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत दिया था, वो क्या था, वो आने वाली क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति की संतान थी या आने वाली क्रांति का पूर्व संकेत तो दे ही दिया था। गेटेल सामान्य समय के परिवर्तन के साथ जो सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुके हैं वो अक्सर प्रकृति के रास्ते में रुकावट डालते हैं। फिर रूसो के समानता के सिद्धांतों ने 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, जबकि मार्क्स के सिद्धांतों ने 1917 की रूसी क्रांति को प्रेरित किया है। फिर परस्पर समान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन देती है। तो विभिन्न व्यक्ति राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा परिचर्चा व विचार विमर्श करते हैं, आपसी संवाद स्थापित करते हैं, जिससे पूर्वाग्रह त्याग में सहायता मिलती है व सहयोग का विकास होता है। पारिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का अर्थ निर्धारण, तो राजनीतिक सिद्धांत संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण व आदर्शों का अवधारणात्मक स्पष्टीकरण करते हैं। समता, समानता, न्याय, सत्ता, लोकतंत्र जैसे शब्दों को राजनीतिक सिद्धांत एक निश्चित अर्थ देते हैं, जिस वजह से जनोत्प्रेरक या स्वार्थी लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे सामाजिक न्याय। तो अब ये जो विभिन्न कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, तो न्याय कैसा न्याय, क्या अगर उदारवादियों से पूछा जाएगा तो वो तो कहेंगे कि केवल प्रक्रियात्मक न्याय की बात करो, प्रोसेस सेम कर दो, बाकी जिसको जो पाना है वो पा जाएगा। या जो वैधानिक न्याय है यानी जो लीगल जस्टिस है उसकी आप बात करो, प्रोसीजरल जस्टिस की बात करो, और पॉलिटिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल न्याय दे दो, लेकिन वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात नहीं करेंगे। लेकिन न्याय का जो वास्तव में अर्थ होता है वो क्या होता है, वो सामाजिक न्याय होता है। तो यही बात है कि जो हम कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं, जब हम थ्योरियां बना लेते हैं, तो हमें टर्मिनोलॉजीज पता चल जाती है, हमें शब्दावली पता चल जाती है, और जैसे हम स्वतंत्रता कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्वतंत्रता माने क्या। हम इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं करते।
तो ये भटकाव से हमें बचाती है। डी राफेल ने अपनी बुक प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1976 में आती है, में लिखा है कि संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण घर की सफाई जैसा है। हालांकि इससे नई वस्तु का निर्माण तो नहीं होता, पर कूड़ा करकट हट जाता है। यानी इससे कोई नई चीज तो नहीं बनती है। अगर स्वतंत्रता की हम थ्योरी बना देंगे या उदारवाद की थ्योरी बना देंगे तो उससे कोई नई चीज निकल के नहीं आएगी। बेसिकली हम क्या कर देंगे, जो रिडंडेंट चीजें हैं उनको, जो है ना, कूड़ा करकट है या जो बेकार की चीजें हैं उनको हटा के जो स्पष्ट चीजें हैं उनको हम बता देंगे। इतिहास की व्याख्या और सामाजिक पुनर्निर्माण, तो जैसे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन, तत्कालीन एथेंस व रूसो का चिंतन क्रांति पूर्व फ्रांस के समाज, राजनीति व इतिहास की जानकारी देता है। वैसे का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यूके का रूल ऑफ लॉ व 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति संतुलन जैसे सिद्धांत 100 से 200 साल पुराने हैं, पर आज भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन को दिशा दे रहे हैं। तो ये सामाजिक पुनर्निर्माण और इतिहास की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास, तो राजनीतिक दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी सामाजिक व राजनीतिक चेतना का विकास कर सकते हैं। राजनीति सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन का साधन है। उदाहरण मिल, मार्क्स व ग्रीन के सिद्धांतों ने राज्य प्रहरी राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन करवा दिया। फिर राजनीतिक तर्क का निर्माण व परीक्षण, तो उदाहरण स्वरूप लॉक का प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, लोक का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत पर तर्क किया जा सकता है। बेंथम ने इसे तर्क की कसौटी पर कसते हुए प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास कहा है और कानूनी अधिकारों का पक्ष लिया है। तो इसमें तर्क का निर्माण और परीक्षण किया जा सकता है। राजनीति में व्यवहार के प्रतिरूप यानी मॉडल्स उपलब्ध कराते हैं, तो अर्थात एक आदर्श राजनीतिक मानव को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श समाज व आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसकी ये बात करते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की खोज करता है। तो नोट, राजनीतिक सिद्धांत कभी राजनीतिक प्रचार यानी प्रोपेगेंडा को सही सिद्ध करने के लिए तर्क नहीं करते। राजनीतिक आदर्श व लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण, राजनीतिक सिद्धांत समाज के समक्ष श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, श्रेष्ठ संस्थाओं, श्रेष्ठ राजनीति व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। अच्छे समाज, अच्छे जीवन व अच्छे शासन की खोज, तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक, उदारवाद के अनुसार समता, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य विहीन, वर्ग विहीन व्यवस्था श्रेष्ठ होती है। यह सामान्य शुभ कॉमन गुड की खोज करता है। तो अच्छे समाज, अच्छे जीवन और अच्छे शासन की खोज सिद्धांतों के माध्यम से की जाती है। इसमें संकटों की पहचान और उसका समाधान किया जाता है। यूनानी सभ्यता जब संकट में थी तो प्लेटो और अरस्तु सामने आए। 16वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में गंभीर संकट उभरे तो हॉब्स व लॉक जैसे चिंतक सामने आए। फिर राजनीतिक सिद्धांत राजनीति चीजों से संबंध में सत्य की खोज है। राजनीति सिद्धांत राजनीति चीजों के संबंध में सत्य की खोज। लियो स्ट्रॉस अपने लेख द पॉलिटिकल व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी 1957 में राजनीति दर्शन की प्रासंगिकता रिलेवेंसी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि राजनीतिक दर्शन की प्रासंगिकता चीजों और उचित अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों की प्रकृति को जानने का सच्चा प्रयास है। अवधारणात्मक विचारबंध यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में वह तथ्य संग्रह व शोध को प्रेरणा व दिशा प्रदान करता है ताकि धूल में लट, अंधे को टटोल, खोदा पहाड़ निकली चूहे जैसी स्थितियों से बचा जा सके। तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करता है ताकि ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो बहुत अच्छे चाव से रहे हैं, बड़ी बड़ी थ्योरियां गढ़ रहे हैं, लेकिन अंत में पता चला कि ये कुछ नहीं है, बस कोरी बकवास निकली। स्टर्न ने अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया। वह एक चलनी के रूप में पर्यवेक्षित तथ्यों का चयन और बहिष्करण रिजेक्शन करने के लिए उपयोगी है। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं करने में सहायक होता है। वह राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त रहता है। राजनीतिक सिद्धांत सभी पक्षों को संतोष, आत्मविश्वास और समझ अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। लेनिन इस बात पर विशेष बल देता है कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं। जब तक हम क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोगों के अंदर विचारों का प्रवाह नहीं करेंगे, और विचारों का प्रवाह कैसे होगा? क्रांतिकारी सिद्धांतों के माध्यम से। तो जब तक क्रांतिकारी सिद्धांत ही लोगों को नहीं पता चलेंगे, तब तक क्रांति एक्चुअल में हो ही कैसे सकती है। फिर लेजिटिमेसी यानी औचित्यपूर्णता, तो जनता की नजर में शासन प्रणाली व शासकों को औचित्यपूर्णता लेजिटिमेसी प्रदान करने में सिद्धांत एक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर हो या राजनीतिक विकास या समाजवाद के नाम पर हो। तो बेसिकली ये लेजिटिमेसी तैयार करने का काम करते हैं। समाज, पिछले 2 महायुद्धों के संदर्भ में ब्रेख्ट ने वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानवता के विजय संग्राम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अस्त्रों के रूप में एक माना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, उसका
उसके क्या आयाम थे, उसका महत्व क्या था और उसके जो महत्वपूर्ण जो पहलू थे उनको हम लोगों ने समझा। अब अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कस।